एटम के बारे में डिस्कशन हम इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ग्रीक फिलोसफर्स एंड डेमोक्रिटस। ग्रीक फिलोसफर्स की ये राय थी कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर हो, अब मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका मैस और वॉल्यूम हो उसे मैटर कहते हैं। जैसे बुक का मैस भी होता है और ये जगह भी घेरती है, यानी वॉल्यूम भी होता है, तो ये मैटर है। टेबल ये भी मैटर है क्योंकि इसका भी मैस भी है और जगह भी घेरती है, यानी वॉल्यूम भी है, तो ये मैटर हुआ। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर हो और हम उसे ऐसे डिवाइड करते चले जाए और डिवाइड करते 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 हम एक ऐसे बेसिक यूनिट पर पहुंचते हैं, और से देखें ये छोटे छोटे से टुकड़े से बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे बेसिक यूनिट पे पहुंचते हैं जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब चूंकि ग्रीक में किसी भी चीज को जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता था एटमॉस कहते थे, इसलिए डेमोक्रिटस ने इस मुनासबत से मैटर के इस इंडिविजिबल पार्ट का नाम क्या रखा? एटम रखा। ग्रीक फिलोसफर्स के हवाले से कहा जाता है कि ये अपनी बातों पे एक्सपेरिमेंट कम करते थे पर थ्योरी ज्यादा पेश किया करते थे, इसलिए कहते हैं कि इनकी जो साइंस है दैट इज जस्ट थ्योरेटिकल साइंस। तो ग्रीक फिलोसफर्स और डेमोक्रिटस के हवाले से हमने क्या डिस्कस किया कि ग्रीक फिलोसफर्स ने थ्योरी पेश की कि अगर हमारे पास कोई मैटर हो और हम उसे डिवाइड करते चले जाएं, तो डिवाइड करते करते एक ऐसे बेसिक यूनिट पे पहुंचते हैं जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो चूंकि ग्रीक में किसी भी इंडिविजिबल चीज को एटमॉस बोलते थे, तो डेमोक्रिटस ने मैटर के इस इंडिविजिबल पार्ट का नाम एटम रख दिया। और हमने ये बात डिस्कस की कि ग्रीक फिलोसफर्स की जो साइंस थी दैट वाज जस्ट थ्योरेटिकल साइंस एंड नॉट द एक्सपेरिमेंटल साइंस। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मैटर। 17th सेंचुरी के लास्ट में मैटर की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। अब क्वांटिटेटिव स्टडी से 3 बातें पता चली। पहली बात पता चली कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजों का हिस्सा है, बहुत सारी सब्सटेंसेस का हिस्सा है, बहुत सारे कंपाउंड्स का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये वाटर का भी पार्ट है, H2O, ये शुगर का भी पार्ट है, C12, H22O11, ये ग्लिसरीन का भी पार्ट है, C3H8O3। दूसरी बात, किस तरह एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे N2 प्लस O2। अब N2 और O2 दोनों एलिमेंट्स हैं, मिलके बनाते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक कंपाउंड है। तीसरी बात, किस तरह कंपाउंड्स डीकंपोज होके वो एलिमेंट्स बना देते हैं जिनसे वो बने थे। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया एक कंपाउंड है, ये डीकंपोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एलिमेंट्स है, और ये वो एलिमेंट्स है जिनसे ये कंपाउंड यानी अमोनिया बना था। तो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मैटर में 3 मेन बातें स्टडी की गई। पहली कि कुछ एलिमेंट्स बहुत सारी सब्सटेंसेस का हिस्सा होती हैं। मसलन अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन वाटर में भी है, शुगर में भी है, ग्लिसरीन में भी है। ऑक्सीजन की बात करें वाटर में भी है, शुगर में भी है, ग्लिसरीन में भी है। दूसरी बात, किस तरह एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, ये मिलके NO बनाते हैं जो कि एक कंपाउंड है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं जबकि वाटर एक कंपाउंड है। तीसरी बात, किस तरह कंपाउंड्स डीकंपोज होके एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अमोनिया एक कंपाउंड है, ये जब डीकंपोज होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि
एलिमेंट्स है जिनसे ये अमोनिया बना था। इसी तरह वाटर अगर डिकम्पोज हो जो कि कंपाउंड है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि वो एलिमेंट्स हैं जिनसे वाटर बना था। जॉन डाल्टन ने एटम के हवाले से दो मेन काम किए। पहला मेन काम, उसने ये बात बताई कि अगर हमें एटम का कंसेप्ट हो तो हम लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन कौन से लॉज को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दूसरी बात, उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक कोई भी मैटर हो तो वो बना होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से, और इन एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड के जो एटम्स होंगे उनकी और प्रॉपर्टीज होंगी, सिल्वर के जो एटम्स होंगे उनकी और प्रॉपर्टीज होंगी। तो जॉन डाल्टन के हवाले से हमने देखा दो मेन बातें। एक, जॉन डाल्टन ने यह बात पेश की कि अगर हमें एटम का कंसेप्ट हो तो हम इन जो दो लॉज हैं इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और दूसरी बात, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी जिसके मुताबिक कोई भी मैटर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बना होता है और इन एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मॉडर्न रिसर्च अबाउट द एटम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखें, ग्रीक फिलोसफर्स ने यह कहा कि मैटर का एक इंडिविजिबल पार्ट जिसका नाम एटम है। जब मॉडर्न रिसर्च की गई तो पता यह चला कि भाई ये ग्रीक फिलोसफर्स की बात बिल्कुल गलत है। ये एटम इंडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है। और इसका सबूत क्या है कि एक एटम के अंदर बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा, और इनकी तादाद 100 से ज्यादा है। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एटम की दो ही तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, और एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसका मतलब एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन से आसानी से स्टडी किया जा सकता है, जबकि एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैस नंबर पर डिपेंड करती हैं, और मैस नंबर के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। यानी चाहे एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनको स्टडी करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनके अलावा बाकी पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। इसलिए इन तीनों पार्टिकल्स को कलेक्टिवली फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो मॉडर्न रिसर्च अबाउट द एटम में हमने क्या डिस्कस किया कि मैटर जो है, जो ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा था कि उसको डिवाइड करते चले जाएं तो हम एक बेसिक यूनिट पे पहुंचते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, जिसे एटम कहते हैं। तो मॉडर्न रिसर्च से पता चला कि उनकी ये बात गलत थी और एटम इंडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है। और उसका सबूत ये है कि एटम में मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। जे बेrzelius एक साइंटिस्ट था। इसका क्या रोल है एटम की हिस्ट्री में? पहली बात, इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस डिटरमिन किए, और इसने जो मैसेस डिटरमिन किए वो आज के मॉडर्न मेथड से डिटरमिन्ड मैसेस के तकरीबन बराबर हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम का मैस 23, फास्फोरस का मैस 31। इसी तरह दूसरा मेन काम क्या था कि इसने एलिमेंट्स को सिंबल देने का निजाम मुतारिफ करवाया। जैसे हमने बात की सोडियम का नाम नेट्रियम से निकला है, तो उसका पहला और दूसरा लेटर, फास्फोरस पी पहला लेटर, ये इनकी सिंबल्स देने का निजाम था। तो जे बेrzelius के हवाले से हमने बात डिस्कस की कि इसके दो मेन काम हैं।
पहला काम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मालूम किए, जैसे सोडियम का 23, फास्फोरस का 31। और दूसरा काम एलिमेंट्स को सिंबल देने का निजाम मुतारिफ करवाया, जैसे हमने बात की सोडियम Na नेट्रियम से निकला है, N पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, और फास्फोर P से निकला। इसी तरह ये तमाम डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम को हम यूं डिफाइन करते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम एक एलिमेंट का वो छोटे से छोटा हिस्सा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। हम वापस आते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में। गौर कीजिए, यहां जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि एलिमेंट्स किस तरह मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करते हुए हम उसमें काउंट कर रहे होते हैं क्या, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे हम कहेंगे यहां नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो इन्हीं एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमने NO को 2NO लिखा, यानी N के 2 एटम्स और O के भी 2 एटम्स। तो ये एटम एक एलिमेंट का ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो एटम्स की 2 टाइप्स होती हैं, ऐसे भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। अब जो एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं ये वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल्स कंप्लीट होते हैं, यानी उनके वैलेंस शेल में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ऐसा होगा तो वो स्टेबल होंगे और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे, जैसे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। अब जो एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं। तो जब ऐसा होगा तो अनस्टेबल होंगे, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जबकि आपस में या दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन 6th ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन 7th ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एटम को हमने कैसे डिफाइन किया कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। एक तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है, वैलेंस शेल कंप्लीट होना चाहिए तब ये स्टेबल होगा, जैसे नोबल गैसेस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, मसलन वो होंगे एटम्स जिनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होंगे, वो अनस्टेबल होंगे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक में से क्या कुछ हमसे पूछा जा सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली जो बात हमने डिस्कस की ग्रीक फिलोसफर्स के हवाले से, तो यहाँ एमसीक्यूज में आमतौर पे ये पूछ लिया जाता है कि एटमॉस का मीनिंग क्या है। तो एटमॉस का मीनिंग इंडिविजिबल है। एटमॉस किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। किसने एटम का नाम रखा, तो डेमोक्रिटस ने एटम का नाम रखा। इसी तरह हमसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइपरॉन हो या इनमें से कोई और हो तो वही आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसी तरह हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शंस हो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, तो आंसर क्या होगा, आर्गन। या हमसे पूछा जाए कि कौन सा एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ऑप्शंस हो हीलियम, नियॉन, आर्गन
और यहां से लाइक नाइट्रोजन, तो आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। इसी तरह इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं तो वो आमतौर पे ये हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो छोटी सी बात है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक मैटर कोई भी हो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बना होता है और ये एटम्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे हमने गोल्ड और सिल्वर की एग्जांपल ली। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नॉलेज चाहिए एटॉमिक नंबर के लिए, वो डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नॉलेज चाहिए मैस नंबर के लिए, वो डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चूंकि इन तीन पार्टिकल से एटम की तमाम प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आसानी से डिस्कस किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। इसी तरह हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एटम क्या होता है और क्यों कुछ एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने इस तरह एटम को डिफाइन भी कर दिया और रीजन भी बता दी कि इस तरह जिनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, और जिनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। थैंक यू।